नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्ट बाय सौरभ में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक उन सभी बच्चों के लिए है जो वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं या बोर्ड एग्जाम की परीक्षा देने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या ये है कि एग्जाम की तैयारी कैसे करें या परीक्षा में अच्छे नंबर कैसे लाएं। इसी को लेकर के आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट यह है कि परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनको एक नियमित टाइम टेबल को फॉलो करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, टाइम टेबल जरूरी तो है, लेकिन यह एक व्यवहारिक होना चाहिए। यानी व्यवहारिक का मतलब यह है कि आपको अपने अनुरूप टाइम टेबल आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 5 बजे उठना है, 5:30 बजे ये करना है, 6 बजे ये करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो टाइम टेबल आपको बांध कर रखेगा। टाइम टेबल का मतलब यह है कि आप अपने व्यवहार के अनुसार जितनी आपकी क्षमता है उसके अनुसार बनाइए और परीक्षा की तैयारी करिए। दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि पिछले साल के जो शॉर्ट पेपर हैं उसको अवश्य लगाने चाहिए। दोस्तों, अगर आप किसी एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, आप जिस एग्जाम की तैयारी करते हो उसके शॉर्ट पेपर को यानी पिछले साल के पेपर को जरूर लगाना चाहिए। इससे दोस्तों ये क्लियर हो जाता है कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम किस क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं। इससे क्लियर हो जाएगा कि आपकी तैयारी किस दिशा में हो रही है। दोस्तों, तीसरा पॉइंट यह है रिवीजन की स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहिए। दोस्तों, जैसे आप मॉक टेस्ट या शॉर्ट पेपर हल कर रहे हैं और उसमें टाइम मैनेजमेंट का ध्यान देना चाहिए। कैसे टाइम मैनेजमेंट होगा? इसके लिए दोस्तों, जो मॉक टेस्ट का टाइम दिया होगा, जो भी टाइम है 2 घंटे, 3 घंटे, 2.5 घंटे, उसको आप स्टॉप वॉच के जरिए सॉल्व करने का प्रयास करिए। इससे क्या होगा कि आप एक नियमित टाइम में उस एग्जाम की तैयारी कर सकेंगे और उस एग्जाम को मॉक टेस्ट के जरिए आप उसे दे सकेंगे कि क्या आप उस नियत टाइम में एग्जाम दे पा रहे हैं या नहीं। दोस्तों, एग्जाम जो आप दिए हैं, मॉक टेस्ट जो दिए हैं, उसके बाद ये होना चाहिए कि जो भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको रिव्यू अवश्य करना चाहिए। उससे क्या होगा कि जो गलतियां आप पहले मॉक टेस्ट में कर रहे हैं वही गलतियां रिव्यू न करने के कारण अगले में भी करेंगे। इसके लिए दोस्तों, आपको उस मॉक टेस्ट का रिव्यू पहले अवश्य करना चाहिए। यानी जो भी गलतियां आपसे हो रही हैं उस मॉक टेस्ट के दौरान, जैसे आपने 150 क्वेश्चन किया, उसमें से 120 सही किया, 30 गलती किया, तो उस 30 क्वेश्चनों को जो गलतियां हुई हैं उसे दोहराना जरूर चाहिए। उसके लिए अलग से रिवीजन टाइम निर्धारित करना चाहिए और ऐसा हर पेपर के साथ होना चाहिए जो भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं। दोस्तों, पहली बात कि लिख करके भी याद करना चाहिए। लेकिन लिख करके याद करने की बातें दोस्तों मैथ और साइंस के लिए हो सकती हैं, या जो भी आप अकाउंट्स लिए हुए हैं तो उसके लिए होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि लिखने की वजह से आपका लिखने का जो क्षमता होगा वो बढ़ेगा। आपके आपकी हैंड राइटिंग्स भी सुधरेगी। दोस्तों, लेकिन ध्यान रहे कि मैथ के क्वेश्चन जो होते हैं वो पढ़ने की चीज नहीं होती है, उसे पढ़ना नहीं होता, वो लिखने का चीज होता है। यानी उसे जितना आप लिखेंगे, जितना आप लगाएंगे, मैथ को समझ के लगाएंगे, उससे आपका समझ बढ़ेगा। जब तक आप मौखिक नहीं होता, मैथ को आप मौखिक तरीके से आप सॉल्व नहीं करेंगे। आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप मौखिक तरीके से कर रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन वनडे एग्जाम में 60 ट्रिक्स का फॉलो करना चाहिए। इसके लिए मैं कहता हूं। लेकिन जैसे वनडे एग्जाम अलग है, बोर्ड एग्जाम अलग है, तो बोर्ड एग्जाम में जो भी मैथ लगाते हैं आप उसे सॉल्व करते रहिए। हो सकता है कि एग्जाम में आप सॉल्व न कर पाए सही से। तो दोस्तों, सबसे जरूरी बात ये होती है एग्जाम के समय में कि अपने को मोटिवेट रखना चाहिए। मोटिवेटेड रहेंगे तब जाकर के ये एग्जाम के लिए सकारात्मक होगा, नहीं तो ये नकारात्मक दिशा की ओर जाएगा। कहने का मतलब ये है कि मैं ये एग्जाम क्लियर कर लूंगा, मैं एग्जाम अच्छे नंबरों से पास करूंगा, ये मोटिवेट रहना होगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप ये कहते हैं कि पास हो कि ना, पास होंगे या नहीं, ये समस्या आपके लिए है, ये आप निगेटिव दिशा की ओर जा रहे हैं। इससे आप के अंदर खुद ही विश्वास नहीं है कि आप एग्जाम पास कर पाएंगे या नहीं, अच्छे नंबर ला पाएंगे या नहीं, तो एग्जाम पास कैसे करेंगे आप। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, आप मोटिवेट रहिए। दोस्तों, एग्जाम टाइम में रिलैक्स रहना चाहिए।
स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए, स्ट्रेस नहीं रखना चाहिए। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि एग्जाम को लेकर के बहुत पैनिक होते हैं, उसमें उनके अंदर बहुत डर होता है एग्जाम को लेकर के। डर जरूरी है, एग्जाम से डर होगा नहीं तो पढ़ेंगे कैसे? इसीलिए डर तो जरूरी है, लेकिन उस डर को लेकर के आप घबराइए मत, सब अच्छा होगा। ये मानिए कि एग्जाम जरूर अच्छा होगा आपसे। आप मेहनत कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, लापरवाही थोड़े ना कर रहे हैं। अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो गलत थोड़े ना होगा आपके साथ। तो इसके लिए आप दोस्तों स्ट्रेस फ्री रहिए और रिलैक्स रहिए। दोस्तों सबसे जरूरी बात कि जो भी पढ़ाई कर रहे हैं आप, तो वो एग्जाम की तैयारी के लिए कर रहे हैं, तो ये जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ आपकी हेल्थ भी जरूरी है। तो अपने हेल्थ का विशेष ध्यान रखें। आप स्वस्थ रहेंगे तभी तो पढ़ेंगे। तबीयत खराब रहेगा तो कहां से पढ़ेंगे? रोज बीमारी घेरा रहेगा, आपको तो पढ़ाई थोड़े ना कर पाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों हेल्थ का विशेष ध्यान रहे, खान पान का भी विशेष ध्यान रखिए। आप गरिष्ठ भोजन न लीजिए। आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, रोजाना कभी कभार हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि रोज शाम को अंडा खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, मुर्गा खा रहे हैं, एंजॉय करके खा पी के सो रहे हैं। ऐसा नहीं, आप एंजॉय करिए, लाइफ एंजॉय करने के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं कि दिन भर खा पी के मस्त रहिए, सोइए। ऐसा नहीं है। मैं दोस्तों मना नहीं कर रहा हूं सोने के लिए, दोस्तों सोना अच्छी चीज है, लेकिन ऐसा नहीं कि रोज खाना खा लिए दबा के और उसके बाद रोज 8 बजे खाना 9 बजे सो जाए। ऐसा नहीं दोस्तों, 6 घंटे की नींद जरूरी है, लेकिन ये नहीं है कि रोजाना आप ये कार्यक्रम फॉलो करें। दोस्तों 6 घंटे बहुत होते हैं सोने के लिए, 6 से 7 घंटे सो लिए, दिन में कुछ आराम कर लिए, ऐसा नहीं है। लेकिन दोस्तों ये नहीं कि आप 12 घंटे सो ही रहे हैं। पढ़ने वाले बच्चे ऐसा नहीं करते। दोस्तों अपने पढ़ने की टेक्निक पर विशेष ध्यान दीजिए। आप किस तरीके से पढ़ते, क्या आप उन बच्चों में हैं कि जो हार्ड स्टडी करते हैं, या आप उन बच्चों में से हैं कि जो स्मार्ट स्टडी करते हैं? स्मार्ट स्टडी का मतलब और हार्ड स्टडी का मतलब क्या होता है? हार्ड स्टडी वो होता है कि जैसे आप घंटों एक ही सब्जेक्ट्स को या किसी सब्जेक्ट्स को जो मन करे वो पढ़ रहे हैं, उस बहुत ज्यादा समय तक पढ़ रहे हैं। ऐसा होता है कि आप एक ही घंटों तक एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रह रहे हैं। और स्मार्ट में क्या होगा कि आप नियत समय समय पर अपनी सुविधा के अनुसार आप सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं और इंजॉय करके उसे डाउट्स को भी क्लियर करते हैं। अगर आपके डाउट्स क्लियर होंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा और एग्जाम के लिए ये बहुत ही लाभप्रद होगा। तो स्मार्ट तरीके से पढ़ना चाहिए, ना कि हार्ड टेक्निक के तरीके से। हार्ड स्टडी मत करिए, स्मार्ट स्टडी करिए। आप जो भी तैयारी करने वाले हो, आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हो, आप वनडे एग्जाम की तैयारी करते हो, उन सभी बच्चों के लिए कहना चाहूंगा कि 1 पेज समरी जरूर तैयार करिए। आप जिस कोचिंग में पढ़ते हो, जहां स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, 1 पेज समरी तैयार करिए। जो आप लेसन तैयार कर रहे हो उसको 1 पेज में उसके सभी सार को, जो भी उसका निचोड़ होगा, उसको लिखने का प्रयास करिए। यानी जब आप ऐसा करेंगे तो उस लेसन के बारे में आपके पास अच्छी जानकारी हो जाएगी कि उस लेसन में क्या दिया गया है। तो 1 पेज समरी जरूरी है। दोस्तों अगला पॉइंट ये है कि जैसे मैंने बताया सकारात्मक रहना चाहिए, तो उसी तरीके से फिर से एक बार कहूंगा कि एग्जाम टाइम्स में टेंशन बिल्कुल ना लें, निगेटिव थॉट से बिल्कुल दूर रहें। और दोस्तों ये भी ध्यान रखिए कि एग्जाम से एक दिन पहले या एग्जाम के दिन नए टॉपिक्स को पढ़ने से बचें। अगर आप नए टॉपिक्स को पढ़ना चाहेंगे तो इससे क्या होगा, हो सकता है वो टॉपिक आपके लिए कठिन हो और आप उसे अच्छी तरीके से समझ नहीं पाए। और अगर वो टॉपिक एग्जाम में आ जाएगा तो ये आपके लिए कंफ्यूजन तो क्रिएट करेगा ही। दोस्तों मान लीजिए अगर वो नहीं आया तब भी कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। जैसे आपने जो पढ़ाई अब तक की है और अंत में पढ़ने की वजह से जो कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि आपको नहीं आता, तो ये आपके कॉन्फिडेंस को और लो करेगा। तो इसीलिए दोस्तों नए टॉपिक्स को पढ़ने से बचना चाहिए। दोस्तों एग्जाम टाइम्स में 3 घंटे लिखना होता है अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं। दोस्तों इस समय क्या होता है कि यदि आप लिखने की प्रैक्टिस घर पर नहीं किए हुए हैं तो ये लिखने में आपको एग्जाम टाइम में दिक्कतें होंगी। तो इसीलिए दोस्तों आपको एग्जाम टाइम के पहले आपको लिखने का भी प्रयास करना चाहिए। अगर आप 30 मिनट 40 मिनट या मॉक टेस्ट में लिखे हुए हैं तो एग्जाम देते समय आपको दिक्कतें नहीं होंगी। ये बातें उन बच्चों के लिए जरूर समझ में आएंगी जो एग्जाम टाइम्स के पहले लिखना छोड़ दिए हैं और उनको दिक्कतें होती हैं। सबके लिए तो नहीं, लेकिन जो छोड़ दिए हैं, वो जो रट रहे थे, केवल किताबें पढ़ रहे थे, लिखने का प्रयास बिल्कुल नहीं कर रहे थे, वो मेरी बातों को जरूर समझ रहे होंगे। दोस्तों पढ़ाई जो होती है उसे इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ना चाहिए। दोस्तों यदि आप पढ़ाई को सेल्फ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप ग्रुप स्टडी करना चाहते हैं तो इसे सीरियस बच्चों के साथ ही करना चाहिए।
यदि आप किसी और ने बच्चों के साथ जो सीरियस नहीं है तो ये आपकी पढ़ाई को फायदा नहीं बल्कि नुकसान पहुंचाएगा। दोस्तों ये भी ध्यान रखिए कि यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसे दूसरों को समझाने का भी अवश्य प्रयास करना चाहिए। दूसरों को समझाने से आपका ज्ञान बढ़ेगा ना कि कम होगा। इसीलिए दोस्तों कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, दूसरे का कॉन्सेप्ट अवश्य क्लियर करिए, इससे उसका भी सुधार होगा और आपका भी ज्ञान बढ़ेगा और आप एग्जाम टाइम में अच्छे नंबरों से पास होंगे। दोस्तों सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये होती है कि जब हम एग्जाम देने आते हैं तो हमारे सामने सभी क्वेश्चन जो दिए गए होते हैं तो ये समझ में नहीं आता कि हम शुरुआत किससे करें। तो दोस्तों उन बच्चों के लिए जो ये कंफ्यूजन में रहते हैं उनके लिए मैं बस यही कहना चाहूंगा कि उन्हें आसान क्वेश्चन से शुरुआत करनी चाहिए। जो बच्चे आसान क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं उनके नंबर अच्छे आते हैं। मान लीजिए आप कठिन क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, अगर आपको वो क्वेश्चन जो लगाने जा रहे हैं कठिन होने के कारण नहीं आता है तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा और ये बाकी क्वेश्चनों पर भी एक तरीके से परेशानी क्रिएट कर सकता है। इसीलिए दोस्तों पहले आसान क्वेश्चनों को लगाइए, जो आपको टॉपिक क्लियर हो उसे लगाने का प्रयास करिए, ना कि कठिन क्वेश्चन को। दोस्तों उन बच्चों के लिए जो ये मैथ को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं कि कब लगाना चाहिए, तो उनसे बस यही कहना चाहूंगा कि मैथ के क्वेश्चन को वनडे एग्जाम में मैथ के क्वेश्चन को अंत में नहीं लगाना चाहिए। वनडे एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो मैथ के क्वेश्चन को अंत में लगाने से बचना चाहिए, उसे बीच के समय में ही या शुरू में ही उसे लगाकर खत्म कर देना चाहिए। अगर आप लास्ट में लगाते हैं वनडे एग्जाम में मैथ को तो उससे क्या होगा कि आप समय बीतता जाएगा, आपको कंफ्यूजन क्रिएट होता जाएगा। इसीलिए दोस्तों अगर आपको अंत में वन लाइनर क्वेश्चन अगर है या जीएस के या अन्य हिंदी के क्वेश्चन है उसे तो आप पढ़ के कर सकते हैं, उस पर ट्रिक लगा सकते हैं, लेकिन मैथ में गणना करने में कैलकुलेशन करने में दिक्कतें होती हैं। इसीलिए दोस्तों अंत समय में न लगा करके इसे बीच में ही मैथ को लगाना चाहिए। एग्जाम टाइम में प्रेजेंटेशन यानी जो क्वेश्चन लिखने का तरीका होता है, हमारा जो लिखावट होती है, चाहे प्रेजेंटेशन का जो तरीका होता है वो स्पष्ट होना चाहिए, वो कंफ्यूजन वाला नहीं होना चाहिए। जिस बातों का उत्तर मैंने दिया है वो स्पष्ट होना चाहिए। दोस्तों एग्जाम के दिन क्या होता है कि शांत रहना चाहिए, ज्यादा उछल कूद नहीं करना चाहिए। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो दूसरे बच्चों से ज्यादा इंटरेस्ट तरीके से पूछते हैं कि तुम्हारी तैयारी कैसे है, इन सब से बचना चाहिए। दोस्तों शांत तरीके से सेंटर पर जाइए, एग्जाम दीजिए और घर आइए, ज्यादा उछल कूद न करिए। और फिर से दोस्तों यही कहूंगा आखिरी समय में कुछ नया पढ़ने की कोशिश न करिए। दोस्तों निगेटिव मार्किंग का विशेष ध्यान वनडे एग्जाम में देना चाहिए। जो भी वनडे एग्जाम दे रहे हैं उसमें ये ध्यान रखिए कि निगेटिव मार्किंग अगर है तो क्वेश्चन जो नहीं आ रहे हैं आपको उनका उत्तर देने से बचना चाहिए। दोस्तों बिल्कुल नहीं देना चाहिए तो नहीं कहूंगा, लेकिन कम से कम देना चाहिए। यानी आपको यदि 70 क्वेश्चन आ रहे हैं, 30 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, आप जानते हैं कि 70 से ऊपर मेरिट जाएगी, तो जरूरी नहीं कि 70 जो किए हैं वो बिल्कुल सही ही हो। इसलिए दोस्तों अटेम्प्ट तो कुछ अधिक करना होता है, लेकिन ये मैं नहीं कहूंगा कि 100 में 100 अटेम्प्ट करके आपको आना है। इसीलिए दोस्तों अटेम्प्ट अधिक रखिए, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं आते हुए भी आप सभी क्वेश्चन को करके आएंगे। इसलिए निगेटिव मार्किंग वाले पेपर का विशेष ध्यान दीजिएगा। दोस्तों अगर आप 26 शॉर्ट पेपर लगाते हैं और मॉक टेस्ट जब लगाते हैं तो बहुत से टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हमें कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, यानी उसके बारे में हमें जानकारी सही से नहीं हो पाती है। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने टीचर से या अपने दोस्तों से अवश्य क्लियर कर लें, जिससे आपका डाउट्स जो हो वो क्लियर हो सके। दोस्तों मैं उन सब गार्जियंस या उन पेरेंट्स से भी ये कहना चाहूंगा कि यदि आपके बच्चे इन टिप्स को फॉलो कर रहे हैं तो ठीक है, यदि नहीं करते तो आप इस वीडियो को स्वयं भी देखिए और उन बच्चों को अवश्य दिखाइए। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।